बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 83 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 84 मुलाहिज़ा फरमाएं। रात 10 बजे तक वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहा और जब वो गुलबर्ग वाली कोठी के सामने रिक्शे से उतरा तो 10:30 बज रहे थे। उसने गेट की घंटी बजाई, तफील ने गेट खोला। शारिक गेट में दाखिल होकर बरामदे में पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। रज़िया अचानक ही बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर उसके सामने आ गई थी। ये सब क्या है भैया? रज़िया उसे घूरते हुए बोली, क्या हम कभी किसी एक जगह पर चैन से नहीं रह सकेंगे? मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शारिक उस सामने दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ जी की पेशानी पर भी शिकने पड़ी हुई थी। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन चेहरे के तासरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस सूरत हाल से खुश नहीं है। आप नाराज हैं माँ जी अपने बेटे से? शारिक ने अपनी बाएं उसके गले में हायल कर दी। मैं नाराज नहीं हूँ बेटा, लेकिन ये देखकर दुख होता है कि तुम्हारी जिंदगी का सुकून गारत हो गया। 24 घंटे जान हथेली पर लिए फिरते हो, ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे छोड़ने नहीं देते, शारिक ने जवाब दिया। थोड़े ही अरसे की बात है, उसके बाद अपनी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा और बस चंद रोज। अगर चंद रोज में सब कुछ खत्म ना हुआ तो वादा करता हूँ कि आप लोगों को लेकर ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ ये हंगामे नहीं होंगे। मेरा ख्याल है तुम खाना खा कर रहे हो। समीना की आवाज सुनकर शारिक उस तरफ मुड़ गया। नहीं तो, वो बोला। तो फिर चलो, समीना बोली। तुमने कहा था कि खाना घर पर खाओगे, इसलिए हमने तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। रज़िया ने खाना लगा दिया और वो चारों बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान शारिक उस कोठी के बारे में बता रहा था। मैंने फौरी जरूरत का सामान डलवा दिया है, वो रज़िया की तरफ देखते हुए कह रहा था। लेकिन जिस चीज की जरूरत हो तुम और समीना खरीद कर ले आना, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कुछ देर तक तुम लोग घर से बाहर निकलते वक्त बुर्का पहनोगी। ठीक है, हम तुम्हारी हदायत का ख्याल रखेंगे, रज़िया ने जवाब दिया। खाने के बाद भी वो देर तक बैठे बातें करते रहे। शारिक यहाँ से आने से पहले मेरा के यहाँ से अपना ब्रीफ केस ले आया था। उसने ब्रीफ केस खोलकर नोटों की 2 गड्डियां रज़िया के हाथ में थमा दी। ये 2 लाख रुपए हैं, जरूरत की चीजें ले आना और ये ब्रीफ केस संभाल कर रख लो। इसमें पैसों के अलावा और भी कुछ है जिसका माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ देर बाद शारिक उस कमरे में आ गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। जिन खुसूसियात की बिना पर शारिक ने ये कोठी पसंद की थी, उनमें एक खुसूसियत यहाँ टेलीफोन की मौजूदगी भी थी। उसने फोन का रिसीवर उठाया और सोहेल का नंबर डायल करने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे तक फोन पर सोहेल से बातें करता रहा, फिर बाहर आ गया। मुझे कहाँ सोना है भाई, मेरे लिए भी कोई बिस्तर है या नहीं? वो रज़िया की तरफ देखते हुए बोला। तुम्हारा कमरा वो है, रज़िया की बजाय समीना ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मुलाकात होगी, शारिक कहते उस कमरे में दाखिल हो गया। सुबह शारिक देर से उठा था, लेकिन नाश्ता करने के फौरन बाद ही घर से रुखसत हो गया। उसने तफील को सख्ती से हदायत कर दी थी कि इन लोगों का खास ख्याल रखे। घर से निकलने के बाद शारिक ने चंद गज का फासला तय किया कि कुछ सोचकर वापस आ गया। वो कुछ देर तक रज़िया से बातें करता रहा। उनकी आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। इस मर्तबा वो घर से निकला तो उसे फौरन ही रिक्शा मिल गया। वो सीधा रेलवे स्टेशन के करीब बूढ़े वाले चौक पहुंच गया, जहाँ नई और पुरानी कारों के चंद शोरूम्स थे, जहाँ किराए पर कारें मिलती थी। उसने एक शोरूम से किराए पर एक टोयोटा कार हासिल की। कार हासिल करने के लिए उसने एक ऐसे आदमी का नाम इस्तेमाल किया था जो शारिक को भी जानता था और शोरूम के मैनेजर को भी। उस नाम की वजह से शारिक को कार हासिल करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। इससे खासी रकम एडवांस में दे दी थी। शारिक उस कार पर दिन भर मुख्तलिफ मुकामात पर फिरता रहा। दोपहर का खाना उसने एक होटल में खाया और फिर मुल्तान रोड की तरफ निकल गया। शहर की हदूद के इख्तिताम के बाद वो मेन रोड पर ड्राइव करता रहा और फिर कार को दाईं तरफ एक जैली सड़क पर मोड़ दिया। कुछ देर बाद शारिक उस हवेली में मौजूद था जहां अफगानिस्तान से पहले उन्होंने असले की पेटियां और हीरोइन छुपाई थी। उस वक्त शारिक के ख्याल में वो महफूज तरीन जगह थी। वो हाजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उस हवेली को अपना हेडक्वार्टर बना सकता था। हवेली की चाबियां गेट से कुछ दूर दीवार में टूटी हुई ईंटों के अंदर छुपाई गई थी। चाबियां जूं की तूं वहां मौजूद थी। जाहिर है कोई सोच भी नहीं सकता था कि 6 फुट ऊपर टूटी हुई दीवार में चाबियां छुपाई गई होंगी। उसने चाबियां निकालकर गेट खोला और फिर कार को अंदर ले जाकर बंद कर दिया। उस हवेली का एक कमरा उन्होंने रिहाइश के काबिल बना रखा था, लेकिन चारपाइयों पर बिछी हुई चादरों पर मिट्टी की तह जमी हुई थी और एक चारपाई उठाकर बाहर दरख्त के नीचे बिछा दी और उस पर लेट गया। दोपहर के वक्त दरख्त की घनी छांव में ठंडी हवा बहुत भली लग रही थी। शारिक पर गुनूदगी तारी होने लगी और कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। शारिक की आंख खुली तो सूरज मगरब की तरफ झुक रहा था। उसने कुएं से पानी निकालकर मुंह हाथ धोया और कमरे में आ गया। वो कमरों की बत्तियां जलाते हुए इंतहाई अंदरूनी कमरे में आ गया, जहां असले की पेटियां और बोरियों में हीरोइन के पैकेट भरे हुए थे। हीरोइन की मालियत अरबों रुपए थी और असला इसके अलावा था। शारिक ने असले वाली एक पेटी खोल ली और 3 कलाशिनकोव राइफलें निकालकर उन्हें चेक करने लगा।
उसने तीनों में मैगजीन फिट कर दिए, एक फालतू मैगजीन उठा ली और उस कमरे से निकलकर पहले कमरे में आ गया। अंदर वाले कमरे का दरवाजा उसने बड़ी एहतियात से लॉक किया था। उसने तीनों राइफलें कार में सीटों के नीचे छुपा दी और ठीक 7 बजे वो हवेली से निकल गया। चाबी उसने दोबारा टूटी हुई दीवार में उसी जगह रख दी जहां से उठाई थी। मेन रोड पर ट्रैफिक की वजह से उसे कार की रफ्तार कम रखनी पड़ी। समानाबाद मोड़ से गुजरते उसने इधर उधर देखा। मोड़ पर खासी रौनक थी। चुबुर्जी चौक पर पहुंचकर उसने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया। दाता दरबार के करीब पहुंचकर शारिक ने कार सड़क पर रोक दी और नीचे उतरकर पैदल चलता हुआ उस गेट की तरफ बढ़ने लगा जिसके बारे में उसने जफरी वगैरह को बताया था। इस वक्त 8 बजे थे। दाता दरबार बड़ी रौनक थी। अकीदतमंदों का हुजूम था। उस गेट के करीब वसीउ अरीज शेड के नीचे पेशावर बावर्चियों के बड़े बड़े किचन थे। सुई गैस के बड़े बड़े चूल्हों पर देगें चढ़ी हुई थी। बावर्चियों के मुलाजिम तैयार देगें ट्रालियों पर रखे जायरीन को मुतवज्जो कर रहे थे और दायरीन ये देगे महंगे दामों खरीद कर खाना गरीबों में बांट रहे थे। शारिक गेट के करीब ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां ज्यादा हुजूम नहीं था। वो मुतजस्सिस नजरों से हर आने जाने वाले को देख रहा था। 8:05 पर पहले उसे जफरी दिखाई दिया, फिर मौजू। उसके साथ एक और आदमी भी था, वो पप्पू था। उसकी उम्र 28-30 के लगभग रही होगी। दराज कमर, सडोल जिस्म और मुगल कट दाढ़ी उसके चेहरे पर खूब जच रही थी। शारिक ने उसे देखते ही पहचान लिया। बज़ाहिर वो बड़ा शरीफ आदमी लगता था, लेकिन शारिक जानता था कि वो बहुत खतरनाक नौजवान है। शारिक ने उन तीनों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया और गेट से निकलकर सड़क की तरफ चल पड़ा। वो तीनों भी थोड़े थोड़े फासले पर उसके पीछे चलने लगे। कार के करीब पहुंचकर शारिक एक लम्हे को रुका, फिर दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। वो तीनों भी कार के करीब आ गए। जफरी आगे वाली सीट पर और पप्पू और मौजू पिछली सीट पर बैठ गए। शारिक ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। समानाबाद मोड़ तक पहुंचने में उन्हें आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा। शारिक ने गाड़ी एक तरफ रोक ली। तुम में से किसी को मालूम है कि दूध वाले की दुकान कहाँ है? शारिक ने पूछा। उसके मुखातिब वो तीनों ही थे। उसकी दुकान तो आगे बल्ला स्टॉप पर है, पीछे बैठे हुए मौजू ने कहा। शारिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बल्ला स्टॉप वहां से ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी। एक तंग सी सड़क नूरिया की तरफ मुड़ती थी। उन दुकानों की वजह से यहाँ खासी रौनक थी। स्टॉप के करीब पहुंचकर शारिक ने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली। वो सामने है, दोले दूध वाले की दुकान। मौजू ने सड़क की दूसरी तरफ इशारा किया। शारिक ने कार रोक ली। जिस जगह उसने कार रोकी थी वहाँ एक छोटा सा जनरल स्टोर था। एक साइकिलों की दुकान थी और 2-3 दुकानें मुख्तलिफ किस्म की थी। उसके ऐन सामने सड़क की एक दूसरी तरफ दोले दूध वाले की दुकान थी। यहाँ सड़क अगरचे कुशादा नहीं थी, लेकिन दूध वाले ने दुकान के आगे खासी जगह घेर रखी थी। ईंटों से बनी हुई भट्टी पर दूध की बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी हुई थी जिससे भाप उठ रही थी। उसके पीछे लकड़ी के एक तख्त पर बिछी हुई गद्दी पर दोला दूध वाला बैठा हुआ था। वो 1.5 उम्र दुबला पतला सा आदमी था। सर पर तिरछी पगड़ी बंधी हुई थी, लान का सफेद कुर्ता और लट्ठे की सफेद धोती। कढ़ाई के ऊपर की तरफ लकड़ी का एक और तख्त रखा हुआ था जो पिछली तरफ से किसी कदर उठा हुआ था। उस पर जलेबी, लड्डू और बर्फी वगैरह के तश्त सजे हुए थे। दुकान के सामने लकड़ी के 5-6 बेंच थे जिन पर गाहक बैठे हुए थे। कोई लस्सी पी रहा था और कोई दूध का प्याला पकड़े। उन बेंचों के करीब एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। उसने भी सफेद कुर्ता और खूबसूरत बॉर्डर वाला लाचा पहन रखा था। पैरों में सलीम चाई चप्पल। उसके सर पर बाल खासे लंबे थे जो गर्दन पर फैले हुए थे। भारी मूंछों ने उसके चेहरे को खासा बारो बना दिया था। वो मुनव्वर है। कार में बैठे हुए मौजू ने कुर्सी पर बैठे हुए उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए बताया। शारिक गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उसके सामने एक छोटी सी मेज रखी हुई थी जिस पर चेकदार एक बड़ा रुमाल बिछा हुआ था। रुमाल का एक कोना खासा बुढ़ा हुआ था। दूर से देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके नीचे कोई चीज मौजूद है। इसी दौरान एक आदमी वहां कर रुका। उसने जेब से चंद नोट निकाले और रुमाल का कोना उठाकर नोट रखने के बाद उसने मुनव्वर को सलाम किया और वहां से चला गया। 5 मिनट में 3 आदमी उस रुमाल के नीचे पैसे रख कर गए। शारिक को समझने में देर न लगी कि मुनव्वर वहां बैठा दुकानदारों से जग्गा टैक्स वसूल कर रहा था। गालिबन ये उसका रोज का मामूल था। दुकानदार खुद ही वहां आकर जग्गा टैक्स दे जाते थे। पप्पू, शारिक ने मुड़कर पप्पू की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाओ जरा उसके पास, उससे कहो कि तुम्हारा एक दोस्त बुला रहा है। पप्पू कार से उतर गया। मौजू ने भी एक तरफ हटकर सीट उठाई और 2 राइफलें निकाल ली। उसने एक अपने पास रख ली और दूसरी अगली सीट पर बैठे हुए जफरी के हवाले कर दी। मौजू ने राइफल की नाल खिड़की पर रख ली और सामने की तरफ देखने लगा। शारिक भी उसी तरफ देख रहा था। पप्पू सड़क पार करके दूल्हे की दुकान के सामने पहुंच गया और बेंचों के ऊपर से घूमता हुआ मुनव्वर की कुर्सी के करीब आकर खड़ा हो गया। ये चेहरा उसके लिए नया था। क्या बात है ओए, कौन हो तुम? उसने उखड़े हुए लहजे में पूछा। तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूँ, पप्पू ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ लोगों के सामने तुम्हारे सर पर जूते ना लगाए जाएं तो उठकर मेरे साथ चल दो। वो सामने गाड़ी खड़ी है। तुम्हारा बाप तुमसे सिर्फ 2 बातें करना चाहता है। मुनव्वर ने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई गाड़ी की तरफ देखा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया।
उसने पप्पू के मुंह पर घूंसा मारना चाहा, लेकिन पप्पू ने बड़ी फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। अब ऐसा भी कोई आदमी पैदा नहीं हो सकता जो पप्पू पर हाथ उठा सके, पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा। माजे गामे साजे, मुनव्वर चीख कर अपने आदमियों को पुकारने लगा। ये सूरत देखकर वहाँ बैठे हुए लोग खौफजदा होकर भागने लगे। वो लोग जानते थे कि अब यहाँ हंगामा होगा, गोलियां चलेंगी और एक आधी लाश भी गिरेगी। 4-5 गुंडे इधर उधर से निकलकर पप्पू की तरफ लपके। पप्पू उनके घेरे में आ गया, लेकिन उसने मुनव्वर की कलाई नहीं छोड़ी। मुनव्वर के एक आदमी ने पिस्तौल निकालकर हवाई फायर कर दिया। उसके साथ ही दुकानें भी दड़ दड़ बंद होने लगी। मुनव्वर के आदमी यही समझे थे कि पप्पू अकेला है, लेकिन कार में बैठे हुए मौजू ने राइफल का एक हवाई ब्रेस्ट मार दिया तो वहां भगदड़ सी मच गई। मुनव्वर के गुंडे इधर उधर दुबक कर फायरिंग करने लगे। उस भगदड़ में दूध की कढ़ाई उलट गई और दोला दूध वाला भी चीखता हुए एक तरफ भाग खड़ा हुआ। पप्पू वाकई दलेर आदमी था, वो जरा भी खौफजदा नहीं हुआ। उसने एक हाथ से मुनव्वर की कलाई पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उसे घूंसे रसीद कर रहा था। फिर उसने कलाई छोड़ दी और दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करने लगा। मुनव्वर ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, मगर पप्पू ने उसे 2 कदम से ज्यादा आगे नहीं जाने दिया। वो उसे घूंसे और लाते रसीद करता हुआ सड़क की तरफ ले जा रहा था। दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया था। लोग गाड़ियों से उतर उतर कर गलियों में घुस रहे थे। गाड़ी में बैठा हुआ मौजूद मुसलसल फायर कर रहा था। उस फायरिंग की वजह से मुनव्वर के आदमियों को सामने आने का मौका नहीं मिल सका था। पप्पू मुनव्वर को ठोकरे मारता हुआ घसीटता हुआ कार तक ले आया। शारिक कार से उतर आया। उसे देखकर मुनव्वर कांप उठा। तो तुम? खौफ की शिद्दत से उसकी आवाज हल्के में अटक कर रह गई। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान तो लिया। शारिक मुस्कुराया, फिर पप्पू की तरफ देखते हुए बोला, इसे गाड़ी में डाल दो और अगर ये शोर बचाने की कोशिश करे तो भून देना इसे गोलियों से। फिक्र ही ना करो शारिक बाबू, पप्पू ने जवाब दिया और मुनव्वर को गाड़ी में ठोंसने की कोशिश करने लगा। मुनव्वर मुसलसल मुजाहमत कर रहा था। वो चीख चीख कर अपने साथियों को पुकार रहा था, लेकिन उसके तमाम साथी गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुके थे। पप्पू से मुसलसल ठोकरें मार रहा था। उस खैंचा तानी में मुनव्वर के लाचे की गिरा खुल गई और कोई भारी चीज नीचे गिरने की आवाज सुनकर पप्पू चौंक गया। वो पिस्तौल था जो मुनव्वर के लांचे की डाब से निकलकर गिरा था। पप्पू ने लपक कर पिस्तौल उठा लिया और उसकी नाल मुनव्वर की खोपड़ी पर रख दी। उसके साथ ही उसके हल्क से हुर्राहट सी निकली। अगर इस वक्त अपनी जान बचाना चाहते हो तो गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुनव्वर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। कैसे बदमाश हो तुम, पप्पू ने उसे जोरदार ठोक कर मारते हुए कहा। अरे बदमाश परस्त तो गोलियों में भी सीना तान कर खड़ा हो जाता है और तुम 2 हाथ लगने पर ही हाथ जोड़ने लगते हो। लगता है तुमने किसी गधी का दूध पिया है। चोर उचक्का कहीं का, चल बैठ गाड़ी में। मगर मुनव्वर उस वक्त भी रहम की भीख मांग रहा था। पप्पू से पकड़कर कार में ठोंसने लगा। अंदर से मौजू ने मुनव्वर का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। पप्पू फिर कार में बैठ गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। मौजू ने हवा में राइफल का एक ब्रेस्ट मारा। शारिक जल्दी से स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। इंजन स्टार्ट ही था। उसने गियर में डालकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों ही तरफ ट्रैफिक बंद था। उस ट्रैफिक से कार निकलना मुमकिन नहीं था। शारिक ने कार एक तंग सी गली में मोड़ दी और ठीक उसी वक्त दूर कहीं से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। शारिक कार को गलियों ही गलियों में घुमाता रहा। फिजा में पुलिस के सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये आवाज कभी एक तरफ से आती और कभी दूसरी तरफ से, और फिर इशारे को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो पुलिस की 2 गाड़ियां थी जो गालबन उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी। शारिक की कार एक गली से निकलकर जैसे ही सड़क पर आई, शारिक अपनी सीट पर उछल पड़ा। बाईं तरफ सड़क पर पुलिस की गाड़ी आ रही थी और उसने अचानक ही सायरन खोल दिया था। ये सायरन सुनकर ही अगली सीट पर बैठा हुआ जफरी भी चौंका। उसने बड़ी फुर्ती से फायर खोल दिया। फायरिंग से पुलिस की गाड़ी का अगला एक टायर धमाके से फट गया। वैन बुरी तरह लड़खड़ा गई। शारिक की कार भी उस तरफ मुड़ी थी। उसकी रफ्तार भी तेज थी और पुलिस की तेज रफ्तार वैन भी लड़खड़ाती हुई इसी तरफ आ रही थी। फासला लम्हा बलम्हा कम हो रहा था। शारिक ने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग को दाईं तरफ घुमा दिया। कार टायरों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ मुड़ी। पुलिस वैन कार के पिछले हिस्से को टक्कर मारती हुई सड़क से उतरकर एक दरख्त से टकरा गई। कार के पिछले हिस्से पर पुलिस वैन की टक्कर अगर ये ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन कार लड़खड़ा गई। अगर शारिक उसे संभाल ना लेता तो वो भी पुलिस वैन की तरह सड़क के दूसरी तरफ किसी मकान से टकरा जाती। टक्कर लगने से कार मुड़ गई। शारिक ने स्टीयरिंग संभालते ही एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। शारिक के साथ दूसरी सीट पर बैठे हुए जफरी ने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस वैन दरख्त से टकराकर रुक गई थी और पुलिस वाले बदहवासी में नीचे कूद रहे थे। उस टक्कर से उनके अपने आवाज गुम हो गए थे और उन्हें शारिक वाली कार का होश ही नहीं रहा था। उन्हें तो शायद ये भी अंदाजा नहीं हो सका था कि उस कार में वो लोग थे जिनकी उन्हें तलाश थी। कार मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई यतीम खाने वाले मोड़ के करीब एक बार फिर मुल्तान रोड पर निकल आई। शारिक कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। पप्पू, शारिक ने सामने लगे हुए आईने में देखते हुए कहा, इसकी आंखें बांध दो ताकि इसे ये पता ना चल सके कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं शारिक बाबू, पप्पू ने जवाब दिया।
ये तो पहले ही सजदे में पड़ा हुआ है, सर ऊपर उठाएगा तो कुछ देखेगा ना। पप्पू ने ठीक ही कहा था। मुनव्वर सीट पर नहीं बल्कि उनके पैरों में उंधा पड़ा था। उसकी पेशानी मैट को छू रही थी। पप्पू और मोजू ने उसे ऊपर से दबा रखा था। शारिक ने मिलाकर कार हवेली की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। उस तरफ आबादी ना होने के बराबर थी। रात को इस वक्त यहाँ तारीकी और सन्नाटा था। शारिक ने हवेली के फाटक के सामने कार रोक ली और दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए जफरी को मुखातिब करके बोला, तुम स्टीयरिंग के सामने बैठ जाओ, मैं फाटक खोलता हूँ, तुम कार को अंदर ले चलना। उसने दीवार की टूटी हुई खोली में से चाबियों का गुच्छा निकाला और फाटक खोल दिया। जफरी कार अंदर ले गया तो शारिक ने फाटक बंद कर दिया। जफरी ने कार ठीक जगह पर ही रोकी थी। पप्पू ने मुनव्वर को कार से घसीट कर बाहर निकाला तो उसका लाचा खुल गया। वो अपना लाचा संभाल रहा था कि शारिक ने बरामदे वाला दरवाजा खोलकर बरामदे और सामने वाले 2 कमरों की बत्तियां जला दी। वो सब बरामदे के सामने थे। मुनव्वर का चेहरा खौफ से पीला हो रहा था। उसकी टांगे थर थर कांप रही थी। तुमने मुझे तो पहचान ही लिया है और तुम्हें यह भी याद होगा कि तकरीबन 2 महीने पहले तुमने मेरी माँ और बहन के साथ क्या सलूक किया था, उन्हें किस तरह जलील करके घर से निकाला था। मैं बेकसूर उस्ताद शारिक, मुनव्वर हाथ जोड़ते हुए बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे हाजी ने कहा था कि इन लोगों को निकाल दिया जाए। हाजी तुम्हारा मामा लगता है ना? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। उसने ये समझा था कि मैं मर चुका हूँ। वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। अब मैं उसे बताऊंगा कि किसी को अपने से कमजोर समझने का मतलब क्या होता है। मैंने हाजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली है और ये दुश्मनी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। उसे जब अपने आदमियों की लाशों के तोहफे मिलेंगे तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। मुझे माफ कर दो शारिक बाबू। मुनव्वर गिड़गिड़ाया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। शारिक बोला, मैं तुम्हें जिंदा हाजी के पास पहुंचाऊंगा ताकि तुम उसे बता सको कि शारिक उसके खिलाफ मैदान में उतर आया है। मैं लगा रखी है। मोजू ने गुर्राते उसकी बात काट दी और उसके साथ ही एक भरपूर घुंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। मुनव्वर चीखता हुआ लड़खड़ा कर गिरा। घुंसा खासा जोरदार था। मुनव्वर का एक दांत टूट गया और उसके मुंह से खून बह निकला। वो उठने की कोशिश कर रहा था कि पप्पू ने एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मुनव्वर चीखता हुए एक बार फिर लुढ़क गया। यहाँ नहीं, इसे अंदर लेकर चलो, शारिक ने कहा। यहाँ अगरचे आबादी ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का लोग लेकिन रहते हैं। ऐसा ना हो कि इसकी चीखों की आवाज सुनकर लोग जमा हो जाएं। अंदर ले चलो, पिछले कमरे में। पप्पू और मोजू मुनव्वर को घसीटते हुए हवेली के एक कमरे में ले आए। मुनव्वर अपना लाचा दुरुस्त कर रहा था कि शारिक उसके पेट में जोरदार ठोकर मार दे। तुम जानते हो कि कोई शख्स हर किस्म की ज्यादती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन माँ और बहन की बेइज्जती को कोई बेगैरत से बेगैरत आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शारिक चीख कर कह रहा था, जितने आदमी मेरे घर पर गए थे उन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा और तुम्हारा तो मैं वो अशर करूंगा कि हाजी भी तुम्हें देखकर कांप उठेगा। शारिक ने मुनव्वर को लातों और गुंसों पर रख लिया। पप्पू, जफरी और बोजू भी एक आध लात या गुंसा जड़ देते। मुनव्वर बुरी तरह चीख रहा था। इस कमरे में कुछ चीजें बिखरी हुई थी। शारिक ने लोहे की एक सलाख उठा ली और उसे घुमाकर पूरी कुव्वत से मुनव्वर के मुंह पर दे मारी। मुनव्वर के मुंह से निकलने वाली वो चीख बड़ी ही भयानक थी। सलाख उसके होंठों पर लगी थी, जिससे ना सिर्फ उसके होंठ फट गए बल्कि ऊपर के 2 दांत भी टूट गए। वो जमीन पर लौटने लगा। शारिक ने उसे 2-4 ठोकरें भी रसीद कर दी। मुझे तुम पर जरा भी तरस नहीं आएगा, शारिक चीखा। तुम अपने इलाके के बहुत बड़े बदमाश हो ना। लोगों से जग्गा टैक्स वसूल करते हो, शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालते हो। तुम्हें हाजी की पुष्ट पनाही हासिल है और पुलिस की आशीर्वाद, लेकिन अब तुम्हें ना तो हाजी बचा सकेगा और ना ही पुलिस। शारिक ने एक बार फिर लोहे की सलाख उठा ली और मुनव्वर पर पे दर पे हमले करने लगा। उस पर जुनून सा तारी होने लगा। इस मौके पर अगर जफरी वगैरह भी उसे रोकने की कोशिश करते तो वो उनके काबू में ना आता। मुनव्वर की चीखें कमरे में गूंज रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह खून बह रहा था। उसके दोनों बाजुओं और पिंडलियों की हड्डियां टूट गई थी। कम से कम 3 दांत निकल चुके थे। एक रुखसार की हड्डी भी चिटक गई थी और 2 पसलियां भी क्रैक हो चुकी थी। मुनव्वर का चेहरा इस तरह बिगड़ गया कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। शारिक ने सलाख से उसकी पसलियों पर आखिरी वार किया और सलाख एक तरफ फेंक दी। मुनव्वर बुरी तरह चीख रहा था। हैरत की बात यह थी कि वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। अब ना तो तुम कभी अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे और ना ही अपने हाथ से कुछ खा सकोगे। जिंदगी भर दूसरों के मोहताज रहोगे, शारिक ने उसे ठोकर मारते हुए कहा। फिर जफरी की तरफ देखते हुए बोला, जफरी, बरामदे के साथ दाईं तरफ किचन है, वहां से थोड़ी सी मिर्चें या नमक ले आओ। जफरी फौरन ही बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो प्लास्टिक की एक डिब्बी उठाए कमरे में दाखिल हुआ। उसमें पीसी हुई मिर्चें थी। शारिक ने डिब्बा उसके हाथ से ले लिया और ढकना खोलकर मिर्चों की चुटकी भरी। नहीं, मुनव्वर बिलबिला उठा, खुदा के लिए मेरे जख्मों पर मिर्चें ना छिड़को। मैंने देख लिया कि तुम बहुत जबरदस्त कुव्वत बर्दाश्त के मालिक हो, शारिक ने कहा। किसी और के साथ ये सब कुछ होता तो वो तो खत्म हो चुका होता, लेकिन तुम बुज़दिल होने के बावजूद बहुत सख्त जान हो। अब देखना यह है कि कहां तक बर्दाश्त करते हो। शारिक ने चुटकी भर मिर्चें उसके एक जख्म पर छिड़क दी। मुनव्वर बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी खौफनाक चीखें एक बार फिर कमरे में गूंजने लगी।
मार दो मुझे, वो चीख चीख कर कह रहा था। खुदा के लिए मुझे मार डालो। नहीं, तुम जिंदा रहोगे, शारिक बोला। मुनव्वर तड़पता चीखता रहा और बिलाखिर उसकी आवाज हल्क में घुटती चली गई और वो साकित होता चला गया। मुनव्वर बेहोश हो गया था। इसे इसके लाचे में बांधकर गाड़ी की डिक्की में डाल दो, शारिक ने जफरी की तरफ देखते हुए कहा। जफरी और पप्पू ने मुनव्वर का लाचा फर्श पर बिछा दिया और मुनव्वर को उठाकर गठरी की तरह लाचे में बांध दिया। वो हड्डियों और गोश्त का एक ढेर था जिसे उठाकर वो बाहर ले गए। सफेद रेशमी लाचा फौरन खून से तर होने लगा। शारिक कमरे में खड़ा इधर उधर देख रहा था। कमरे में हर तरफ खून के छींटे नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद वो भी कमरे से निकल आया। पप्पू और जफरी गठरी को कार की डिग्गी में ठोंसने लगे। शारिक करीब खड़ा उन्हें देखता रहा, फिर कमरों के दरवाजे बंद करने लगा और बिलाकर कार की तरफ आ गया। पप्पू वगैरह कार के करीब ही खड़े थे। ये हवेली मेरी खुफिया पनाहगाह है, इसके बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। शारिक बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम तीनों इस खुफिया ठिकाने से वाकिफ हो गए हो। मेरी इजाजत के बगैर तुम में से कोई भी इस तरफ नहीं आएगा और ना इस हवेली के बारे में किसी और को पता चलना चाहिए। शारिक बाऊ, जफरी ने गोया उन तीनों की नुमाइंदगी करते हुए कहा, हम तीनों ने तुमसे वफादारी का अहद किया है। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कोई राज हमारे सीने से बाहर नहीं निकलेगा। मुझे तुम तीनों की दोस्ती और वफादारी पर फख्र है। शारिक ने कहते हुए ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल दिया। सीट के नीचे से तीसरी राइफल भी निकाल लो, रास्ते में शायद इसकी भी जरूरत पड़ जाए। मुनव्वर हाजी का भांजा है, उसे मुनव्वर के अगवा की इतला मिल गई होगी। इस वक्त पूरे शहर में हमारी तलाश शुरू हो गई होगी। हमें पुलिस से बचते हुए जिंदा लाश को दारोगा वाला में हाजी की कोठी के सामने पहुंचाना है, ताकि हाजी ये जान ले कि शारिक ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शालीमार बाग तक पहुंचने तक उन्हें तवील चक्कर काटना पड़ा। वो मुगलपुरा से होते हुए शालीमार बाग के ऐन सामने निकल आए। वहां से शारिक ने गाड़ी जीटी रोड पर दारोगा वाले की तरफ मोड़ दी। शालीमार बाग से चंद गज आगे लंबे सड़क बागबानपुरा थाना था और शारिक को तवक्को थी कि यहाँ भी गाड़ियों की चेकिंग हो रही होगी, लेकिन हैरत की बात थी कि यहाँ उन्हें कोई रोक टोक पेश नहीं आई थी। पाकिस्तान मिनट से आगे निकलते ही शारिक ने कार की रफ्तार कम कर ली और मोहताज नजरों से इधर उधर देखने लगा। उससे आगे चूंकि दई आबादी शुरू हो जाती थी, इसलिए उस सड़क पर ट्रैफिक भी कम हो गया। यूं भी रात के 12 बजने वाले थे। शारिक ने गाड़ी की रफ्तार बहुत कम कर दी। वो बाईं तरफ देख रहा था। सड़क से तकरीबन 20 फुट के फासले पर कोठियां बनी हुई थी। ये पुरानी तर्ज की कोठियां थी और काफी कुशादा थी। हाजी की कोठी भी उन्हीं में से एक थी। शारिक शुरू में एक मरतबा बाजे गुज्जर के साथ यहाँ आया था और अब उसे याद नहीं रहा था कि वो कौन सी कोठी थी, लेकिन मिलाकर उसने कोठी की शिनाख्त कर ही ली। उसने सड़क के किनारे पर कार रोक ली। कोठी का गेट बंद था। शारिक ने सड़क पर दोनों तरफ देखा। बागबानपुरे की तरफ से एक दो गाड़ियां आ रही थी और सामने से एक ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी जिस पर पट्टे लदे हुए थे। ये सामने वाली कोठी है। शारिक ने पीछे मुड़कर पप्पू और जफरी की तरफ देखते हुए कहा, आगे पीछे से आने वाली गाड़ियां गुजर जाएं तो डिक्की में से गठरी निकाल कर कोठी के गेट के सामने रख देना और घंटी बजाकर लौट आना। आज की रात हाजी के लिए मेरा ये एक ही तोहफा काफी है। क्या तुम्हारे ख्याल में हाजी इस वक्त कोठी में मौजूद होगा? जफरी ने पूछा। नहीं, शारिक ने कहा, वो इस वक्त अपने सैनमा के दफ्तर में होगा या समनाबाद वाली कोठी में, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होगा उसे 5 मिनट के अंदर अंदर इतला हो जाएगी। इसी दौरान सामने से आने वाली पट्टों से लदी हुई ट्रैक्टर ट्राली गुजर गई और उसके कुछ ही देर बाद पीछे से आने वाली गाड़ियां भी गुजर गईं। चलो जल्दी करो, शारिक बोला और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। जफरी और पप्पू भी नीचे उतर आए। शारिक ने डिक्की का लाक खोलकर ढकना ऊपर उठा दिया। पप्पू और जफरी ने बैक वक्त गठरी पर हाथ डाल दिए। इस वक्त गठरी में कुछ हरकत सी हो रही थी। मुनव्वर शायद होश में आ रहा था। चादर खून से तर थी। उन्होंने खैंच तान कर गठरी को डिक्की में से निकाला और तेज तेज कदम उठाते हुए कोठी के गेट की तरफ चलने लगे। शारिक ने डिक्की में झांका। फर्श पर खून नजर आ रहा था। इसने डिक्की बंद कर दी और जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके कोठी की तरफ देखने लगा। जफरी और पप्पू ने गठरी गेट के स्टून के करीब रख दी। पप्पू तो वापस आ गया और जफरी गेट की झुरी से अंदर देखने लगा। बरामदे में रोशनी थी। फिर उसने सतून पर लगे हुए कालबैन का बटन 2-3 मरतबा दबा दिया। अंदर कहीं से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। जफरी तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस आ गया। कार हरकत में आ चुकी थी। जफर दरवाजा खोलकर चलती कार में बैठ गया। शारिक ने यू टर्न लिया। कार का रुख सीधा होते उसने गर्दन घुमाकर कोठी की तरफ देखा। उस वक्त गेट खुलता हुआ दिखाई दिया। शारिक संभल कर बैठ गया और कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। शारिक के तीनों साथी मोहतात बैठे थे। उनके हाथ पैरों के करीब पड़ी हुई राइफलों पर थे। वो किसी बीले में किसी भी सूरत से निमटने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। इस मरतबा शारिक ने मुगलपुरे का रुख नहीं किया। वो कार को सीधा बागबानपुरे की तरफ लेता गया। उसका ख्याल था कि कोऑपरेटिव स्टोर के करीब से कार को गड़ी शाहू के पुल की तरफ मोड़ देगा और वहां से शिमला पहाड़ी वाले रास्ते से होता हुआ माल रोड की तरफ निकल जाएगा। लेकिन कोऑपरेटिव वाले मोड़ से चंद गज पहले ही सड़क पर पुलिस को खड़े देखकर शारिक चौंक गया। सड़क पर पुलिस की वैन भी खड़ी थी और सड़क के बस में खड़ा हुआ एक पुलिस वाला कार को रोकने का इशारा कर रहा था। होशियार,
शारिक अपने साथियों को मुखातिब करते हुए बोला,